हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग लंचा को एक सीक्रेट प्लेस में लेकर गया था। ये प्लेस विंग के लिए बहुत फेवरेट है। ये एक छोटा सा कोव था जिसके अंदर एक छोटा सा बीच भी था। एंड यहाँ पर आके विंग ने अपने पास्ट के बारे में लंचे को बताया कि वो कैसे स्ट्रीट में रहा करता था, कैसे वो फिशरमैन बना। एंड सब कुछ सुनने के बाद लंचे ने विंग के लिप्स में किस किया। पहले विंग शॉक्ड हो गया था एंड देन विंग ने भी किस का रिस्पॉन्स किया एंड उन दोनों ने बहुत टाइम तक किस किया। उनका किस बहुत ही फियर्स था, बिल्कुल पास्ट की तरह। विंग को तो पास्ट याद नहीं है बट लंचा को याद है। लंचा ने एक बार विंग से किस चुराया था एंड उस वक्त भी उसने फियर्स किस किया था, बिल्कुल ऐसे ही। अब विंग अपने घर पे था, अपने बेड पे, एंड उसके फिंगर्स उसके लिप्स के ऊपर था। उसे ऐसा लग रहा था कि उनका किस बहुत ही फैमिलियर है। उसका लिप्स ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कि ये मसल मेमोरी है। बट ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि विंग ने आज से पहले किसी मरमिट को किस किया होगा। बट विंग का ऐसा लग रहा था कि वो इस किस का टेस्ट पहचानता है। उसके अंदर एक अधूरा सा मेमोरी आ रहा था जहाँ पर वो एक रॉक के ऊपर पिंड था, उसके आईज कवर्ड थे एंड कोई उसके लिप्स को हंग्रीली किस कर रहा था, उसके लोअर लिप को बाइट कर रहा था एंड कोई उसके हाथ को पकड़ के रखा था। सडनली उसे ये मेमोरी आ रहा था जो कि एक हैप्पी मेमोरी था। विंग को अच्छा लग रहा था बट विंग जानता है कि ये सब कभी भी नहीं हुआ था। वैसे भी विंग के लिए उसका पास्ट एक अनब्रोकन ब्लैक ब्लर है, बट स्टिल ऐसा हो नहीं सकता कि उसने आज से पहले किसी को किस किया होगा एंड उसे याद नहीं होगा। विंग ये सोच ही रहा था तब उसने अपने आप से कहा, वेल एटलीस्ट मैं ये तो समझ सकता हूँ कि मेरी मेमोरी गायब होने से पहले मैंने कुछ तो डेयरिंग किया होगा। किसको पता था कि ये सब भी होने वाला है। ये बोल के विंग मन ही मन में हंस रहा था एंड तभी एक जोर सा आवाज़ हुआ एंड ये एक हेवी स्टॉर्मिंग का आवाज़ था। विंग ने कहा, एक और स्टॉर्म? कुछ दिन पहले ही तो एक हुआ था ना, अभी भी 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं। विंग ने दरवाजे को थोड़ा सा ओपन किया एंड उसने बाहर की तरफ देखा एंड बाहर हेवी स्टॉर्मिंग हो रही थी। ये देख के विंग ने कहा, ओ माय गॉड, ये तो बहुत बुरा वाला है। अब विंग को वरीड फील हो रहा था। वो सोच रहा था कि लंजा इस स्टॉर्म को सरवाइव कर जाए, बस विंग यही चाहता है। देन विंग घर के अंदर आ गया। देन वो उन ऊट्स को देखने लगा जिसको वो खरीद के लाया था टब बनाने के लिए। वो सोच रहा था अगर उसने ये टब बना लिया तो उसे लंचा के लिए वरीड नहीं होना पड़ेगा क्योंकि वो लंचा को यहाँ पर ही ला सकेगा इस घर के अंदर। दिन लंचा को कोई भी स्टॉर्म सरवाइव नहीं करना पड़ेगा। ये सोचते हुए विंग ने कैंडल जलाया एंड वो ज़मीन पे बैठ गया एंड देन वो उस टब को बनाने लगा। इस तरफ सी वर्ल्ड में, क्लाउड रेसस में, लान सीचेन लंचा का भाई, वो बहुत ही वरीड थे क्योंकि लंचा को गए हुए कुछ हफ्ते हो चुका है। लंचा ने आज तक कितना टाइम कभी भी नहीं लिया है। इनफैक्ट लंचा कितना भी टेंस्ड, कितना भी वरीड क्यों ना हो, उसने आज तक इतना देर नहीं किया है लौटने में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो गुसुलान के बाहर तभी जाता था जब उसे इन एनर्जी बाहर फील होता था। वो उन्हें रिसर्च करने के लिए जाता था बट वो लौटने में इतना देर नहीं करता था जो वो इस टाइम कर रहा है। लंचा अभी तक लौटा नहीं था इसलिए ज़ेबोचुन बहुत ही वरीड थे। वो बार बार अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे एंड आज गुसु में मीटिंग था एल्डर्स के साथ एंड बाकी क्लैन के साथ। ज़ेबोचुन वहाँ पर जा तो रहे थे बट उनका माइंड बिल्कुल ब्लैंक था। लंचा के लिए वरीड होना ज़ेबोचुन के लिए न्यू बात नहीं है। जब से वो इंसिडेंट हुआ है, जब से लंचा ने अपने प्यार को खोया है, तब से लंचा पहले ऐसा नहीं रहा। उस दिन के बाद से जब भी ज़ेबोचुन लंचा को दिखते थे उन्हें ऐसा लगता था कि वो कोई इंसान नहीं, किसी को सफ़र करते हुए देख रहे हैं। वो दोनों लगभग सेम ही दिखते हैं तो ज़ेबोचुन को लगता था कि ये उनका ही सफ़रिंग साइड है। जब से लंचा ने अपने प्यार को खोया है तब से लंचा खुद को खो चुका है। वो कहीं भी सेम नहीं रहा। उसके गोल्डन आइज हमेशा क्लाउडी या फिर अनसीइंग रहता है। वो किसी से बात नहीं करता था एंड वॉइस आने के बाद अब तो वो किसी से इंटरेक्ट भी नहीं करता था।
कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि लांगवांग जी एक लॉस्ट वाइफ की तरह बन गए हैं। जेबोचुन ये सोच ही रहे थे एंड मीटिंग हॉल की तरफ जा रहे थे, तभी एक जोर का आवाज़ हुआ एंड वो जल्दी जल्दी मीटिंग हॉल में चले गए। मीटिंग हॉल में बहुत सारे एल्डर्स, अंकल कुरेन, इनफैक्ट जियांग पॉट का लीडर जियांग चैंग भी था। जैसी वो आवाज़ हुआ, अंकल ने जेबोचुन से कहा, एक और स्टॉर्म? इतने कम टाइम के बीच में ये दूसरी बार हो रहा है। ऐसा कौन सा इमॉर्टल है जो इतना रेकलेस है कि वो अपने पावर को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है? लान कुरेन, जो टेक्निकली जेबोचुन एंड लंजा का अंकल है, बट उनके लिए पेरेंट्स की तरह ही हैं, क्योंकि बचपन में ही जेबोचुन ने एंड लंजा ने अपने बाबा को खो दिया है, अपने माँ को भी, एंड तब से अंकल कुरेन ही उनके पेरेंट्स हैं। उन्होंने ही उन दोनों को बड़ा किया है। उन्होंने अपने भाई के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लिया था, बट स्टिल वो अपने यंगेस्ट नेफ्यू को समझ नहीं पाए। उन्हें ये बात कहीं भी समझ नहीं आया कि उनका यंगेस्ट नेफ्यू लांगवांग जी उस इंसान के लिए शोक मना रहा है जिसकी वजह से उसने अपना वॉइस खोया है, जिसने उसका वॉइस चुराया है। अंकल कुरेन को ऐसा लगता है कि टाइम के साथ साथ वांग जी सब कुछ भूल जाएगा एंड फिर से वांग जी उनका परफेक्ट नेफ्यू बन जाएगा। सिर्फ टाइम का मैटर है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जेबोचुन यही सोच रहे थे। देन जेबोचुन ने कहा, मुझे नहीं पता अंकल, ज़रूर ये कोई बहुत ही पावरफुल इमॉर्टल होंगे। ये बोल के जेबोचुन ने शाय किया। उनके ही पास में खड़ा था जियांग चैंग, जियांग पॉट के लीडर, जो ऑफ कोर्स हर टाइम की तरह गुस्से में ही थे। जियांग चैंग एक बहुत ही पावरफुल एंड रिस्पेक्टेबल मरमेड है। उसके अंदर बहुत ही यूनिक टैलेंट्स है। उसने अपने ये टैलेंट अपने माँ से पाया है, क्योंकि उनकी माँ मैडम यू बहुत ही यूनिक थी। उनके पास इलेक्ट्रिक का पावर था जो अब जियांग चैंग के पास है। उसका टेल रिच पर्पल कलर का है। उसका डार्क हेयर है जो हमेशा बंधा रहता है। एंड उसने अपने दोनों सिबलिंग्स को खोया है। एंड उन दोनों को खोने के बाद वो पहले ऐसा नहीं रहा। उनको खोने के बाद वो और भी फियर्स हो गया है, स्पेशली तब से जब से उसने अपने बारे में रूमर्स सुना है। एनीवेज, जियांग चैंग ने कहा, ये ज़रूर कोई न्यू सी विच कर रहा होगा। वो क्लासलेस इडियट्स किसी के लिए भी केयर नहीं करते। ये सुन के जेबोचुन ने अपनी आंखें बंद किया एंड एक डीप शाय किया। दिन जेबोचुन ने अंकल की तरफ देखा और कहा, अंकल, 2 हफ्ते हो गया है वांग जी को गए हुए। मुझे तो ऐसा डर लग रहा है कि शायद पहले वाले स्टॉर्म में ही वो कहीं दूर चला गया होगा। अंकल ने पहले कुछ कहा नहीं। उन्होंने शाय किया एंड वो अपने बियर्ड को ट्रिलिंग करने लगे। देन उन्होंने कहा, शायद ऐसा ही हुआ होगा, बट तुम्हारा भाई स्ट्रांग है। इनफैक्ट वॉइस के, ये बोल के अंकल चुप हो गए। उन्होंने एक बार जियांग चैंग की तरफ देखा। देन उन्होंने जेबोचुन की तरफ देखा और कहा, चिंता मत करो, वो ठीक रहेगा। जियांग चैंग कोई डम मरमेड नहीं है। वो जानता है कि लान कुरेन किस बारे में बात कर रहा है, बट वो पोलाइट भी है क्योंकि उसने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। इसके लिए जेबोचुन थैंकफुल है। लांग क्लैन के अलावा बहुत ही कम लोगों को पता है कि उइवोशन को खोने के बाद लांगवांग जी कितना बदल गया था। एंड जियांग चैंग को भी पता है, बट जियांग चैंग हमेशा ऐसा प्रेजेंट करता था कि उसे बस इतना पता है कि लांगवांग जी अपना नॉर्मल बिहेव कर रहा है। वो यूजुअली बात नहीं करता, बट जियांग चैंग को पता है कि लांगवांग जी ने अपना वॉइस खो दिया है। बहुत ही कम लोगों को पता है, इनफैक्ट लांग क्लैन में भी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि लांगवांग जी ने वॉइस खोया था, क्योंकि लांगवांग जी वैसे भी ज़्यादा बात नहीं करता था। बट विंग को खोने के बाद लंजा ने आइसोलेशन को एक्सेप्ट कर लिया था। वो किसी से भी इंटरेक्ट नहीं करता था, अपने भाई से भी नहीं। एंड शायद जेबोचुन ये डिज़र्व भी करते हैं, क्योंकि इन सब की वजह कहीं ना कहीं जेबोचुन भी है। बट चाहे जो कुछ भी हो जाए, उइवोशन को खोने के बाद लंजा जेबोचुन से ज़्यादा बात नहीं करता था, इंटरेक्ट नहीं करता था। अगर जेबोचुन कुछ बोलता था तो वो सिर्फ नोट करता था, दैट्स इट। ये सोचते हुए जेबोचुन ने शाय किया और कहा, अंकल, ये स्टॉर्म रुकते ही मैं उसे ढूंढने के लिए निकलूंगा। ये बोलते हुए जेबोचुन सोच रहे थे, चाहे वो कितना भी शांत मरमेड क्यों ना हो, वो कहीं भी अपने छोटे भाई के ऊपर गिव अप नहीं करेंगे। उनके बात सुन के
अंकल कुरेन शॉक्ड हो गए। उन्होंने कहा, सीचेन, तुम्हारी ड्यूटीज़ है। तभी जेबोचुन ने कहा, कोई भी ड्यूटी मेरे भाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सुन के कहीं ना कहीं जियांग चैंग फ्लिंच कर उठा, पर उसने कुछ कहा नहीं। उसने अपने हाथ को जेबोचुन के शोल्डर पे रखा और कहा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। हम नहीं चाहते कि हम दोनों के दोनों ही ट्विन जेट्स को किसी एविल इमॉर्टल के सामने खो दे। मैं तुम्हारे पीछे ही रहूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करते हुए। तभी अंकल कुरेन ने कहा, पॉ डिलर जियांग, आप इतने कंसर्न क्यों है? तभी जियांग चैंग को गुस्सा आ गया और उसके हाथ के जीडियांग जाग उठा। उसने गुस्से में कहा, ओह प्लीज़, वाटर में रहते हुए भी हुएल को इग्नोर करना बंद कीजिए। इन स्टॉर्म्स का कनेक्शन यीन एनर्जी के साथ है। सिर्फ एक ही प्रजाति के लोग हैं जो ऐसे मैजिक कर सकते हैं, एंड सी विचेस मेरा कंसर्न है। एंड आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि मैंने एक सी विच को डिफीट किया था, तो मेरा एक्सपीरियंस है। ये सुनते ही जेबोचुन ने अपनी आंखें बंद कर लिया, क्योंकि जियांग चैंग बेसिकली अपने भाई के मारने के रिमर्स को ही बोल रहा है। यही रूमर फैला है कि जियांग चैंग ने अपने भाई हुई विशान को मारा था। एनीवेज, बात को घुमाने के लिए जेबोचुन ने वो करते हुए कहा, थैंक यू जियांग लीडर, मैं आपकी कंपनी को अप्रिशिएट करता हूँ। जियांग चैंग ने वो की और कहा, ऑफ कोर्स, आप कब निकलना चाहेंगे? जेबोचुन ने शार्पली कहा, जैसे ये स्टॉर्म रुकेगा मैं मेरे भाई के रिबन के लिए सायरन क्राई करूँगा। इस तरफ मॉर्टल वर्ल्ड में वेनचिंग टेबल्स को वाइप कर रहा था एंड वेननिंग किचन में था। वेनचिंग ने कहा, अनिंग। वेननिंग ने कहा, ये सीजिए। वेनचिंग ने पूछा, वाइन स्टोर्स कैसे हैं? आई मीन अभी हमारे पास कितने वाइन्स हैं, क्योंकि मुझे ऑर्डर भी तो करना होगा ना। तभी वेननिंग ने वेनचिंग को कहा कि सिर्फ 15 वाइन्स की डिफरेंस है। ये सुन के वेनचिंग फ्रोन्ड हो गई, क्योंकि विंग बहुत टाइम से आया नहीं था और ना ही उसने वाइन पिया था। वेनचिंग ने कहा, ये लड़का है कहाँ पर? यूजुअली वो खुद एक हफ्ते में 20 वाइन पी जाता है। ये बोल के वेनचिंग सोच रही थी कुछ तो गड़बड़ है। वेनचिंग ने वाइपर को फ्लोर पे थ्रो किया एंड उसने डिसाइड किया कि वो अभी के अभी विंग को ढूंढने के लिए जाएगा। एंड वो बाहर जाने ही वाली थी विंग को ढूंढने के लिए। फॉर्चुनेटली उसी वक्त विंग दरवाज़ा खोल के वहाँ पर आया एंड उसके हाथ में एक बहुत ही बड़ा फिश था, लाइक एक्सट्रीमली बिग। विंग ने प्राउडली स्माइल करते हुए कहा, वेनचिंग देखो, क्या तुमने कहीं भी इतना बड़ा फिश देखा है आज से पहले? क्या लगता है तुम्हें हम इन फिश के साथ क्या क्या डिशेस बना सकते हैं? वेनचिंग बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी। उसने कहा, तुमने इसे पकड़ा कैसे? इनफैक्ट वेनिंग भी वहां पर आकर शॉक्ड हो गया था। वो शॉक्ड होकर उस फिश को देख रहा था। विंग ने कहा, ये एक सीक्रेट है। ये बोल के विंग ने स्मिक किया और कहा, बट हाँ, मैं तुम्हें इतना बोल सकता हूँ कि इसे कैरी करते हुए मेरा पीठ दुख रहा है, इसका वेट बहुत है। वेनिंग ने कहा, मास्टर वी, आपने इसे कैसे पकड़ा? तभी विंग ने कहा, वेल, ये बड़ी बात नहीं है। ये रहा तुम्हारा फिश, अब मैं चलता हूँ। ये सुनते ही वेनचिंग बिल्कुल अलर्ट हो गई। उसने कहा, नो नो, बिल्कुल नहीं वीवुशियान। ये बोल के वेनचिंग ने उसके शोल्डर को पकड़ा और उसे पीछे की तरफ खींचा। विंग ने कहा, वेनचिंग, ये सब क्या? तभी वेनचिंग ने विंग को ज़बरदस्ती चेयर पे बैठा दिया और कहा, ब्रेकफास्ट करके जाना। ये सुन के विंग बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो गया। उसने कहा, ये बोलने के लिए मेरे ऊपर अटैक करना ज़रूरी था? वेनचिंग ने कहा, वेल, टेक्निकली हाँ, क्योंकि तुम पिछले 1 महीनों से यहाँ पर 10 मिनट से ज़्यादा रुक नहीं रहे हो, तुम्हें ज़बरदस्ती करना ही पड़ा। आनिंग, हमें और किस चीज़ से अटैक करना चाहिए? तभी वेनिंग ने कहा, आई थिंक हमें एक स्ट्यू बनाना चाहिए, बहुत ही डिलीशियस एंड टेस्टी स्ट्यू, एंड बहुत सारा बनाना चाहिए ताकि हम पूरे विलेज को खिला सके। ये बोल के वेनिंग किचन में चला गया। वेनचिंग ने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम। तभी विंग ऑलरेडी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, बट वेनचिंग की आइज उसके ऊपर पड़ते ही वो चुपचाप बैठ गया। वेनचिंग ने कहा, तुम यहाँ पर ही बैठोगे एंड इस फिश को क्लीन करोगे, एंड देन तुम
मुझे वेजिटेबल्स काटने में हेल्प करोगे। ये सुन के विंग ने कहा, बट वेंचिंग। वेंचिंग ने कहा, कोई बट नहीं, तुम नहीं इतना बड़ा फिश लेकर आए हो तो तुम्हें ही उसे क्लीन करना होगा। अब काम करना शुरू करो। ये सुन के विंग ने एक बार वेंचिंग की तरफ एंड एक बार डोर की तरफ हेल्पलेसली देखा, क्योंकि वो लंचे के पास जाना चाहता था। वो जल्दी में था तो उसने क्यूट पाउट किया, बट ऑफ कोर्स वेंचिंग के लिए उसका पाउट क्यूट नहीं है बल्कि इरिटेटिंग है। तो वेंचिंग ने फिजिकली विंग को फोर्स किया चुपचाप बैठने में। वेंचिंग ने कहा, चुपचाप यहाँ पर ही बैठो एंड काम करो। ये बोल के वेंचिंग ने उसके हाथ में नाइफ दिया एंड बास्केट दिया। देन वो खुद भी काम करने लगी, बट विंग अभी तक काम नहीं कर रहा था। तो वेंचिंग ने कहा, करो। विंग ने पाउट किया, बट एनीवेज उसने वेंचिंग की बात मानी। वो कुछ टाइम के लिए वेंचिंग के साथ आर्ग्यू करने लगी एंड देन वो अपना काम करने लगा। एंड ये देख के वेंचिंग को रिलीफ फील हुआ। उसने एक रिलीफ शाये किया, क्योंकि काम करते करते विंग बातें कर रहा था जो वो हमेशा से करता था। एंड वेंचिंग इस चीज़ को पिछले 1 महीने से बहुत मिस कर रहा था। फाइनली आज पुराना विभूषण वापस आ गया है। तभी विंग ने कहा, वेंचिंग, मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे इतना मिस करते हो। ये बोल के विंग ने हंसा। तो वेंचिंग ने कहा, सपने में भी नहीं, मैं बस यही सोच रहा था कि तुम अपने झोपड़े पे मर तो नहीं गए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ देन मुझे खुद फिश पकड़ना पड़ेगा। ये सुन के विंग ने कहा, हे वेंचिंग, ये फेयर नहीं है। वो कोई झोपड़ा नहीं है, मैंने उसे खुद अपने हाथों से बनाया है। वो मेरा घर है, अपने बात को वापस ले लो। वेंचिंग ने कहा, मैं अपने बात को तब वापस लूंगी जब तुम्हारे झोपड़े के होल से बारिश का पानी तुम्हारे घर के अंदर आना बंद ना हो जाए। ये सुन के विंग ने कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, मेरा घर बिल्कुल परफेक्ट है। वेंडिंग, तुम ही उसे बताओ कि मेरा घर कितना परफेक्ट है। एंड तभी वेंडिंग ने उसे बिट्रे कर दिया। वेंडिंग ने कहा, मास्टर वी, मैं कभी बारिश के टाइम आपके घर पे नहीं गया हूँ। ये सुन के विंग ने ड्रामेटिकली कहा, वेंडिंग, मैं सरप्राइज्ड हो गया तुम्हारे बिहेवियर से। दैट्स इट, अब से ऑफिशियली लंजा ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उसने तुम्हें आज रिप्लेस कर दिया है। अब तुम्हें ये पोजीशन कभी वापस नहीं मिलेगा। ये सुन के वेंचिंग शॉक्ड हो गई। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, लंजान। अब विंग स्टॉप हो गया। वो इतना शॉक्ड हो गया था कि वो ऑलमोस्ट नाइफ से अपने हाथ को ही काटने वाला था। उसके हाथ से वो नाइफ टेबल के ऊपर गिर गया। वो बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गया था, क्योंकि वो ये बोलना नहीं चाहता था। उसने कहा, हाँ, कौन? नहीं, मैं किसी लंजा नाम से किसी को भी नहीं जानता। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। वेंचिंग ने कहा, वी वुशियान। ये बोल के वेंचिंग ने अपने नीडल्स निकाला एंड ये देखते हुए विंग ने कहा, क्या अब तुम्हारा नीडल्स फ्लाई भी करता है? वेंचिंग ने कुछ भी नहीं कहा एंड उन तीनों के बीच में एक लॉन्ग साइलेंस था। फाइनली विंग को हार मानना ही पड़ा। उसने कहा, फाइन, तो मेरा एक न्यू दोस्त हुआ है। वेंचिंग ने कहा, न्यू दोस्त? ये बोलते हुए वेंचिंग अपना काम करने लगा। उसने पूरी कोशिश की ताकि विंग को ऐसा ना लगे कि वेंचिंग का पूरा अटेंशन विंग के ऊपर है। अगर ऐसा हुआ तो विंग बात करना बंद कर देगा इस बारे में। तो वेंचिंग अपने काम करने लगी। विंग ने कहा, हाँ, हम पिछले कुछ दिनों से बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक साथ एंड मुझे लगता है कि मैं उसका इकलौता दोस्त हूँ। ये बोलते हुए विंग भी अपना काम करने लगा। वेंचिंग ने पूछा, तो इसलिए तुम यहाँ पर ज़्यादा नहीं आते? देन वेंचिंग ने उस फिश की तरफ इशारा किया और कहा, क्या उसने तुम्हें इसमें भी हेल्प किया है? ये सुन के विंग ने स्माइल किया, एक बिग स्माइल। एंड विंग को ऐसे स्माइल करते हुए वेंचिंग पहली बार देख रही थी। विंग ने कहा, हाँ, लंजा मेरा काम जल्दी कर देता है ताकि हमारे पास हैंग आउट करने के लिए बहुत टाइम बचे रहे। एंड सच में वो इस काम में बहुत माहिर है। ये बोलते हुए विंग बहुत हैप्पी दिख रहा था, बहुत ही चीयरफुल था। उसके अंदर सच में एक जॉय था। ये देख के वेंचिंग समझ गई थी कि वो लंजा जो कोई भी है वो विंग का नॉर्मल दोस्त तो नहीं है। बट ऑफ कोर्स विंग ये बात अभी समझ नहीं पा रहा। ये वेंचिंग जानती है। वेंचिंग सोच रही थी कि शायद विंग को पता भी नहीं है कि वो एक कट स्लीव है एंड शायद विंग ऐसा सोच रहा है कि दोस्त के बीच में किस करना भी नॉर्मल है, क्योंकि वो इतना ही इडियट है। बट एनीवेज, अब वेंचिंग को विंग के एब्सेंस के रीज़न पता होकर अच्छा लगा। वेंचिंग समझ गई कि वो इतने टाइम से अपने क्रश के पीछे एक पप्पी की तरह भाग रहा था। तो ये सब बातें सुन के वेंचिंग ने नॉर्मली बिहेव किया, बट अंदर ही अंदर वेंचिंग हैप्पी थी।
पहली बार वेंचिंग को बहुत ही रिलीफ एंड सेटल्ड फील हो रहा था। इस तरफ लंजा, वो विंग के लिए वेट कर रहा था। नॉर्मली विंग वेंचिंग को फीस देकर वापस आ जाता है एंड देन वो पूरा टाइम लंजे के साथ ही स्पेंड करता है। बट आज इतना टाइम हो गया है, विंग अभी तक वापस नहीं आया। इतना घंटा हो गया है। अब लंजे को बहुत ही टेंस्ड फील हो रहा था। वो वाटर में ही ऐसे सर्किल में घूम रहा था। वो सोच रहा था विंग को कुछ हो तो नहीं गया, उसे इतना देर क्यों हो रहा है। अब धीरे धीरे मिड डे हो गया, विंग अभी तक वापस नहीं आया। लंजा बहुत ही वॉरिड हो गया था। अब लंजा सोच रहा था कि नहीं, अब पानी में रह के कुछ हो नहीं सकता, उसे पानी के बाहर जाना ही होगा। अब लंजा एक बहुत ही बड़ा काम करने वाला था, तो उसने एक डीप ब्रेथ लिया एंड वो धीरे धीरे बीच की तरफ जाने लगा। वो धीरे धीरे कम्प्लीटली आउट ऑफ वाटर जाने लगा, कम्प्लीटली बीच के ऊपर जाने लगा, सिर्फ सैंड के ऊपर, वाटर से दूर, ताकि वाटर से टच ना कर पाए। उसके पैर नहीं हैं एंड वो टेल से सैंड में चल नहीं सकता, तो वो सैंड के ऊपर रोलिंग करते हुए वाटर से दूर जा रहा था। उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। इनफैक्ट उसके कुछ शेल्स टूट भी रहे थे। उसे थोड़ा बहुत दर्द हो रहा था, बट विंग के लिए कुछ भी। फाइनली रोल करते हुए वो पानी से थोड़ा दूर आ गया। अब वो अपने बैग के ऊपर लेटा हुआ था एंड ऊपर सन को देख रहा था। वो कुछ टाइम तक वैसे ही लेटा रहा, अपने बॉडी को ड्राई करने लगा। उसके पूरे बॉडी में सैंड लग गया था, क्योंकि वो सैंड के ऊपर रोलिंग कर रहा था। ऊपर से वो वेट था, बट ये उसके लिए बड़ी बात नहीं है। वो धीरे धीरे उठकर बैठा। अभी वो अपने आप को ड्राई करने के लिए वेट कर रहा था, बट उसे बहुत ही बोर फील हो रहा था, तो उसने अपने पाउच से अपना कोम्ब निकाला एंड वो अपने हेयर को ब्रश करने लगा, क्योंकि एटलीस्ट वो इतना तो कर ही सकता है जब तक वो पूरी तरीके से ड्राई ना हो जाए। उसे याद है लास्ट टाइम जब वो वाटर के बाहर आया था, तब उसे विंग लेकर आया था, मरमेड वाला विंग। वही उसे कैरी करके बाहर लेकर आया था एंड जब तक उनके टेल्स पैर में ना बदल जाए तब तक वो दोनों एक साथ ही थे, एक साथ वेट कर रहे थे। तब विंग लंजा के हेयर को ब्रश भी कर रहा था। तब वो दोनों एक साथ ही थे। वो दोनों तब अलग हुए जब जिन जिशुआन मिसिंग हो गया एंड विंग को उसे ढूंढने जाना पड़ा। बट आज इस वक्त लंजा अकेला है। इस बार विंग उसके साथ नहीं है। टेक्निकली तो साथ है, बट वैसे साथ नहीं है जैसे वो पहले था। उसने अपने हेयर से अपना हेयर रिबन निकाला, उसे हाथों में लेकर वो उसे देखने लगा। दिन वो उसके ऊपर अपने हाथ को फेरने लगा। लंजा सोच रहा था विंग ने बहुत टाइम पहले ही अपने कोर खो दिया था, बट स्टिल उसे लंजे के लिए ये वुवन रिबन बना दिया था, जो लंजा हमेशा पहनता है। लंजे के लिए यही एक कंफर्ट है। यही लंजे को याद दिलाता है कि विंग अभी भी है एंड वो रियल है एंड ये सब कोई ड्रीम नहीं है। इनफैक्ट जब विंग को खोने के बाद लंजा सिक्लूशन में था, तभी लंजा अपने आप को यही कहता था कि विंग जिंदा है एंड वो ठीक है। देन लंजा फिर से अपने हेयर को ब्रश करने लगा। वो सोच रहा था कि बाद में वो विंग से फिर से पूछेगा कि उसने ये रिबन उसके हेयर में कैसे टाई किया था एंड बेसिकली इसे कैसे टाई करते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था। लंजा ने फिर से उस रिबन को अपने हेयर में टाई कर लिया एंड देन वो फिर से सैंड के ऊपर लेट गया। धीरे धीरे उसका बॉडी ड्राई हो रहा था एंड उसे बहुत ही अनकंफर्टेबली टाइट फील हो रहा था, क्योंकि उसके मरमेड वाले चीज़ें गायब हो रहे थे एंड वो ह्यूमन हो रहा था। धीरे धीरे उसके ईयर्स ह्यूमन की तरह हो रहा था। उसे बहुत ईची फील हो रहा था, बट स्टिल लंजा ने अपने को कंट्रोल किया एंड देन डन, उसका ईयर्स ह्यूमन की तरह हो गया। उसका मरमेड वाला ईयर गायब हो गया। अब उसके पैर की बारी थी। अब वो उसके टेल के ड्राई होने का वेट करने लगा। वो बेसिकली अपने टेल के ऊपर ग्लेयर कर रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि उसका टेल जल्दी सूख जाए एंड विंग की तरह 2 पैरों में बदल जाए, क्योंकि उसे विंग को ढूंढना भी तो है। वो ज़्यादा लेट नहीं कर सकता। वो बार बार अपने टेल को ट्विस्ट करने लगा एंड देन फिर से उसका टेल ह्यूमंस की तरह 2 टेल्स 2 पैरों में बदल गया। वो बेसिकली कम्प्लीटली ह्यूमन हो गया। अब वो जस्ट एक ह्यूमन था जो न्यूड होकर बीच पे लेटा हुआ था।
वो अपने ह्यूमन बॉडी को ध्यान से देखने लगा, स्पेशली उसके पैरों को। एंड उसके ह्यूमन बॉडी, आई मीन उसका मर्मेड बॉडी से उसका ह्यूमन बॉडी हुआ था, तो उसे बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स वो समझ नहीं पा रहा था, स्पेशली उसके लोअर बॉडी को, सिवाय उसके पैर के। बट एनीवेज, अभी उसके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इसको बाद में एक्सप्लोर करेगा। अभी उसे विंग को ढूंढने जाना होगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।